जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. तारड़ साहब आज 14 अगस्त है, ये पाकिस्तान को बने हुए 76 जो साल हो गए हैं, 76 इयर्स हो गए हैं और आज ही हमें जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है चाइनीज़ पे हमला करके कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो महफूज़ नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं जो कि बलूचिस्तान से ही हैं। तारड़ साहब आपको क्या लगता है बहुत सारे लोगों से मिलना-गिलना हुआ तो लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की जो नेशनलिज़्म है वो थोड़ी कमज़ोर हुई पड़ी है। कई लोग तो कहते हैं जी कि इमरान खान जेल में है, हमने 14 अगस्त ही नहीं मनानी और कई लोग कहते हैं कि नहीं महँगाई बड़ी हो गई है। वो जो एंथुसियाज़्म होता था, जज़्बा होता था, वो एक सोच होती थी कि आ रहा है, लोग पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हो प्लान कर रहे होते थे, अपने रिश्तेदारों की तरफ चले जाते थे, वो अब नहीं आ रहा तारड़ साहब। आपको क्या लगता है आपने तो बहुत सारी बहारें देखी हैं आज तक कि क्या वाक़ई पाकिस्तान में नेशनलिज़्म जो है वो कमज़ोर हुई है? और ये बताएँ ये जो चाइनीज़ के हवाले से और जो नए केयरटेकर पीएम के हवाले से व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, इस 14 अगस्त वाले दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जो पहले तो मैं देखें दो चीजें मैं अर्ज कर रहा हूं, इनको चाहिए कि जरा एवेल्युएट करें पाकिस्तान को। क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया और बनाया तो क्या हासिल हुआ उसमें से? उसकी एक मैं मिसाल देना चाहूंगा कि अभी 2023 के अंदर इस वक्त आपकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने से अगले दिन एक खबर मैंने पढ़ी है कि पिछले साल 8 लाख बंदे लीगली यहां से गए हैं। अब जो इलीगल गए हैं वो पता नहीं कितने लाख वो हैं। ये इस वक्त एक ट्रेंड है कि पाकिस्तान से भागो यहां से। अमीर लोग अपने जहाजों में थैले ले लेके भाग रहे हैं डॉलर। पढ़े लिखे लोग इमिग्रेशन ले लेके भाग रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो पैदल भाग रहे हैं। तो क्या आपने पाकिस्तान का एक जो पहले बचपन में हमें एक तो सबसे बड़ा आज मैं आप 14 अगस्त वाले दिन बताना चाहूंगा एक कंफ्यूजन क्रिएट रखा है पूरे 76 ईयर्स। और खुदारा मैं समझता हूं कि इस 14 अगस्त पे वही क्लैरिफाई कर दें। एक आपने कहा कि टू नेशन थ्योरी थी, फिर साथ ही आपने कहा नहीं हम सेकुलर भी हैं। कायदे आजम साहब की स्पीचें सेकुलरिज्म के बारे में भी पढ़ी जाती रही हैं। तो एक तो आज तक ये सारे लोग हमारे कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट आर वी। टू नेशन थ्योरी थी, इस्लाम के नाम पर बनाया, फिर इस्लाम किधर है पाकिस्तान में? अगर सेकुलर है तो आपकी माइनॉरिटीज के हालात देखें आप जरा। आप माइनॉरिटीज सिख हिंदू क्रिश्चियंस की बात छोड़ दें, आप तो दूसरे फिरकों के अंदर आपने इस तरह लोगों के साथ जुल्म किया है कि जिंदगी परेशान है वहां पे। तो आज एक लम्हा फिक्रिया है अगर सोचा जाए इस कौम को 14 अगस्त वाले दिन बैठ के सिर्फ एक ये फैसला करें कि क्या हमने पाकिस्तान बनाया है। बनाया है तो किस तरह बनाया है, उसको कहां लेके हम जा रहे हैं, उसके बारे में हम कितने सीरियस हैं पाकिस्तान के बारे में। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है। ये जो बात हर चीज रा के साथ अटैच कर देनी, सीआईए के साथ अटैच कर देनी, एफबीआई के साथ अटैच कर देनी, तालिबान के पल्ले डाल के चादर लेके सो जाते हैं आप। लेकिन ये आपको देखना होगा कि एज ए कौम, बहसीयत कौम अब कहां जा रहे हैं। चीमा साहब, मैं नहीं समझता कि जज्बे इस वक्त आप कह रहे थे शायद आप कि लोग अब झंडियां नहीं लगा रहे हैं, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। पहले भी सिर्फ एक ड्रामा, एक मार्केटिंग स्कीम टाइप ही आप करते रहे हैं। आप में कौमियत वाले तो हालात मैंने नहीं देखे आपके पहले भी। आज खैर उसकी एक्सट्रीम है, आप उससे अगले लेवल पे जा चुके हैं। जो अगले दिन ब्रैडफोर्ड के अंदर किसी ने पाकिस्तान के कॉन्सुलेट से झंडा उतार के वहां पीटीआई का लगाया है। ऑन 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 कैमरा हमारे जो है ओवरसीज कई जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ रहे हैं, सुबह शाम गालियां दे रहे हैं जर्नैलों को। और जर्नैल कौन है यार? पाकिस्तानी है वो, आपके बहन भाई हैं। और कौन है वो जर्मन है कोई? जब पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब है, जब पूरे की पूरी, देखिए इसमें मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूं, जब चीमा साहब जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जब भी कौमें किसी इन हालात में से जो कौमें तरक्की करती हैं, लीडर होता है आगे लेके जाता है, लीडर लेके जाता है। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है नेशनलिज्म।
लेकिन आप उसको भी देखना नहीं चाहते। आप उसको हिंदुत्व का आइडिया देके साइड पे कर देते हैं। भाई हिंदुत्व आइडिया, वो हिंदुस्तान है, वो भाई उनका आइडिया है अपना। आप भी तो जिहाद प्रमोट करते हैं हर जगह पे बैठ के, आप भी उठा लें जिहाद को। आप सारा दिन, आपका जो इस वक्त मशहूर तरीन लीडर है, आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर, सारा दिन कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। तो वो उस साइड पे हिंदुत्व का आइडिया देता है हिंदुओं को, मोदी साहब देते हैं, तो आपको क्यों तकलीफ है भाई उस पर? उसको उसमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें कि उन्होंने नेशनलिज्म का टीका किस तरह लगाया अपनी पूरी कौम को। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। मैं आज को उसके एक और मिसाल लेता हूं। आपका 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना लीगल। कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे, वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है, फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी। तो इस वक्त सबसे बड़ा मॉडल अगर देखा जाए, आप सोचें तो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन आप नफरतों में आप अपने आंखें बंद कर लेते हैं। आप, और दूसरा, जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं, आप इंपोर्टेड लीडर ले आते हैं, इंपोर्टेड ब्यूरोक्रेट ले आते हैं, इंपोर्टेड चीजें ले आते हैं जो लोकल मिजाज को, लोकल इश्यूज को समझ ही नहीं पाते। और इस वक्त अगर देखा जाए तो चीमा साहब, लेकिन ये मैं अब अगला बताना चाहूंगा कि जो चाइना का, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस वक्त नए काकड़ साहब जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को पिक करना है, उसकी दो रीजंस थी। एक तो सी पैक था उसमें, और दूसरा रेकोडेक डील थी जो उसके जाहिर है उसको भी आगे बलूचिस्तान रिलेटेड। और उसी अपॉइंटमेंट के वेरी नेक्स्ट डे ये जो भारत चीनियों के ऊपर हमला है, इट सिंबलाइज, आज आपके बल्कि चाइनीज एम्बेसी ने बड़ा सख्त एक नोटिस उसका लिखा है कि उसमें और उसमें 2 जो दहशतगर्द थे मारे गए हैं। लेकिन आपके लिए ये लम्हा फिक्री है, सोचना होगा कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन, आप कहां जा रहे हैं। काकड़ साहब के बारे में मैं समझता हूं चीमा साहब, मैं ही एक वाहिद पाकिस्तानी थे जिसका नाम लिस्ट में नहीं था, बाकी तो सब लोग लिस्ट में थे। सारे ही कैंडिडेट थे, 25 करोड़ लोग जो सारे ही बनना चाहते थे। बड़े बड़े मजाक चल रहे थे, कौन बनेगा मिलियनर, कौन बनेगा वजीर आजम। लेकिन ये कि इससे कई इशारे जा रहे हैं। एक तो जिस तरह मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जंग इस वक्त सिर्फ एक ही है, IMF है एक साइड पे और एक साइड पे सी पैक है। तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन जो लिया गया है सी पैक के हवाले से है, और रिकोडेक के हवाले से, और बलूचिस्तान के हवाले से है। काकड़ साहब बाप पार्टी से हैं, पश्तून फैमिली से हैं, वालिद इनके तहसीलदार थे, इनके दादा जो थे वो नवाब अफकलात के डॉक्टर थे, मुआलिज थे, पता नहीं हकीम थे। फिर ये बाहर ला करने के लिए बाहर गए, लेकिन ला नहीं कर सके, पता नहीं क्या वजह है। और उसके बाद आके टीचिंग भी करते रहे। लेकिन बाप पार्टी के बारे में आपको पता है कि उसके फाउंडर कौन है, किन्होंने बनाई है, वो कहाँ से आई है, रिगार्डलेस। लेकिन ये कि अब देखें, पहले भी हाइब्रिड सिस्टम है, उसी का हिस्सा है ये। और मैं आज बल्कि एक और बात बताऊंगा, मैं हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ। हाइब्रिड सिस्टम ठीक है अगर प्रॉपर फंक्शन करे तो। मेरे ख्याल में तो हाइब्रिड सिस्टम जो है चेक एंड बैलेंस एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अगर बोथ जो पार्टीज हैं उनका टारगेट पाकिस्तान की तरक्की मकसूद है, तो दिस कैन वर्क इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये कि चीमा साहब 14 अगस्त पे आज दिल भारी है। उसकी वजह ये है कि आज आप मेरा मकसद है, अजीब से हालात हैं। खान साहब जेल में हैं, लोग जिस तरह आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्या बात है कि लोगों ने खान साहब को पाकिस्तान बना दिया है। वो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तानी नहीं, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं। उस्मान बुजदार का नाम सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा तारीख के औराक में कि उन्होंने क्या किया था, और क्या अपॉइंटमेंटें होती थी, क्या चीजें होती थी। अब तो हर लोग खुल के बातें कर रहे हैं। डायरी के बारे में, जो डायरी मैडम की निकली है, पता नहीं उसमें कितनी हकीकत है। लेकिन जो मुझे उसमें सबसे ज्यादा तशवीशनाक चीज लगी है कि सुना है कि काले बकरों को जिंदा जलाया जाता था। मैं समझता हूँ क्रूअल्टी की दिस इज एन एक्सट्रीम, कि किसी भी जानदार चीज जिसके अंदर जान खुदा ने डाली है उसको जिंदा जला देना। पता नहीं उसमें गेन क्या है। अच्छा ठीक है, अगर इतना फेथ है, आप आजकल कई इंटरनेट पे चल रही है मैडम के पास वाकई जिन्नात है या नहीं है, बल्कि आपके लोगों के फेथ के हालात में देखें। मैं चीमा साहब बड़ा सरप्राइज,
जो पुलिस वाले गए हैं जहां उस कमरे के अंदर, पुलिस वाले कहते हैं, एक बंदा कहता है जी मेरी तरक्की की फाइल थी वो रुक गई है, मैडम ने बददुआ दी है। अच्छा, एक कहता है मेरे बच्चे ने बाहर पढ़ने जाना था, उसका वीजा रिफ्यूज हो गया। तीसरा जो है पुलिस वाला, वो गया, कहता है जी पता नहीं क्या कि जिन हमें पड़ गए हैं, वो कह रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द पुलिस वालों के। मैं इस चीज पे बिलीव करता, मैं मेरा सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं, ये इस्लाम की एजुकेशन के खिलाफ है, ये काला जादू सर। ठीक है, अब आप बिलीव करते हैं उनके पास जिन्नात है, और जिन्नात IMF नहीं पहनते जाके, सी पैक नहीं पहनते जिन जाके, मेरी समझ से बाहर। मैं हमेशा ये कहता था इनको कहे यार कि वो ऐसा जिन बनाए, डैम बना जाए पाकिस्तान में, सड़कें बना जाए, फैक्ट्रियां लगा जाए। ये जिन एक वन वे स्ट्रीट पे जाता है जिन, ये क्या चक्कर है चीमा साहब? ये मेरी समझ से बाहर है। ये आजकल ये बड़ा चल रहा है, कोई डायरी में निकल आया, वो उधर से वो बनाती थी, वो कहते हैं गुड़ियां बना के उसमें कुछ सुइयां भी लगाती है और उसमें ये भी करती है, वजू नहीं है कहते। बल्कि एक तो मैं हैरान हूं, कहते हैं वहां एक किसी वहां से इंसानी हड्डियां मिली हैं उस कमरे से। मैं हम सरप्राइज। और दूसरा कहते हैं जी दरवाजा तोड़ा क्यों? और तोड़ते ना तो क्या करते, वो खटखटाते रहे हैं, वो कहते रहे खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। लेकिन ये कि लेकिन चीमा साहब जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में बेहतर नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। आपको मैं हमेशा एक चीज जिसकी रिक्वेस्ट करता रहा हूं, जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता रहा हूं, इकोनॉमिक इमरजेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड। जब तक सजा नहीं होगी लोगों को, तो सोसाइटी को सिग्नल नहीं जाएगा कि हमने ये काम दोबारा नहीं करना। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट ऑफ लॉ, सजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वरना फिर लोगों के जो है हौसले बढ़ते जाते हैं, वो समझते हैं कि क्राइम करना, लूटना क्या है, अभी सारे लूट रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह एक आम टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान में चल रही है कि हर एक बंदा ही लूट रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? ये जब तक आप इन चीजों पे ग्रिप नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, ECL की लिस्टें नहीं बड़ी करेंगे, आपकी तरक्की तो बहुत दूर की बात है, सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि डॉलर आपका जो है अभी भी जो इज राइजिंग, इन्फ्लेशन इज राइजिंग। और देख लें आपके जिस तरह एक ही इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है चाइना, जो बड़ी फेवर दे रहा है, कर्जे भी रोल ओवर कर रहा है, मजीद पैसे भी दे रहा है, लेकिन ये कि आप उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। और ये तो लेकिन ये कि 14 अगस्त मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के लिए एक लम्हा फिक्री है, सोचना चाहिए, सोचना होगा आपको कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए किस किस्म का पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब कि किस तरह का पाकिस्तान जो है वो हम छोड़ के जा रहे हैं। तार साहब अक्सर देखते हैं कि भारत की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे आती है। अमित शाह साहब जो है कल पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे और वो BSF को सपोर्ट में आए हुए थे। साथ में देखें तो राजनाथ सिंह साहब भी बात करते हैं। ये मैं सवाल आपसे पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ बड़ी खटकती है। और वो बयानबाजी करके जाते हैं पाकिस्तान के बारे में, 14 अगस्त को अहमियत देते हुए वो आए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। लेकिन पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप में कोई बंदा बोलता नहीं है। वो कहते हैं हम कश्मीर को ले लेंगे, वो कहते हैं कि हम ताकत से ले लेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर सवाल उठाए हैं कि ये जो भारत की लीडरशिप बार बार ये बातें कर रही है कि हम कश्मीर को ले लेंगे, इसके पीछे क्या है? लोग जानना चाह रहे हैं। हमारा पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं सियासतदान बोलते? क्या वो समझते हैं ये फौज का मसला है, वो जाने और भारत जाने? ये भी एक मैं समझता हूँ तनज़ली है पाकिस्तान के अंदर के सियासतदानों ने चीज़ें फौज को आउटसोर्स कर दी और फौज जो है वो इस चीज़ में लगी हुई है कि सियासतदान बोले, लेकिन जब सियासतदानों को वो और चीज़ों में पकड़ते हैं तो वो कहते हैं हम क्यों बोले, फिर आपके मसले आप जाने। आप कैसे देखते हैं क्यों ये 14 अगस्त पे अमित शाह और राजनाथ सिंह तो पाकिस्तान पे बोलते हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप जो है वो खामोश नजर आती है? चीमा साहब, ये मसला आज का नहीं है, ये काफी पुराना प्रॉब्लम है। ये कि रिस्पॉन्ड भी अब देना छोड़ दिए, उन्होंने स्टेटमेंट देनी भी छोड़ दी है इसमें। दूसरा, इस वक्त भारत में पाकिस्तान की चीजों को देखने के लिए एक तो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, दूसरा ये कि इलेक्शन इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के नाम को और हिंदू मुस्लिम रॉयट्स को। इट हैज बीन a trend, matter of fact, since long time, कि इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए, वोट लेने के लिए इसको शुरू किया जाता है।
लेकिन ये कि अफसोस वाली बात है, मैं टोटली एग्री करूंगा, ये आज की बात नहीं है, कभी भी रिस्पॉन्ड इन्होंने नहीं दिया, कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया। और दूसरा ये कि आप इंटरनल ये चीजों एक्सटर्नल चीजों को जवाब आप तब देते हैं जब इंटरनल चीजें चल रही हो। आप घर के अंदर सुकून हो तो फिर आप एक्सटर्नल चीजों पे तवज्जो देते हैं। तो घर के अंदर हालात, आप मारा मारी हो आपकी, आप घर के अंदर ही, मेरा मकसद है आपकी ना जुडिशरी काम कर रही हो, मिनिस्ट्रियां जो है वो 11-12 मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों के कब्जे में हो और वो अपनी मनमानी कर रहे हो और रिश्वत और करप्शन सिर्फ एक टारगेट हो, तो फिर आपको दुनिया तो बाहर नजर नहीं आती ना। दुनिया कैसे नजर आपको आए? आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी दूसरी किसी डिपार्टमेंट के साथ, बल्कि दे वर वर्किंग ऑलमोस्ट अगेंस्ट ईच अदर। पता ही नहीं था उनको कि क्या हो रहा है। आपको पता ही है कि पिछले दिनों आपके यहाँ पे चाइनीज प्रीमियर आए हमारे, तो फॉरेन मिनिस्टर साहब दुबई में अपनी वालदा का स्टैचू के इफ्तिताह के लिए दुबई में थे वहां। तो ये दर हकीकत आप फिर आप देख लें कि कितने सीरियस हैं। वो अमित शाह साहब के जवाब के कौन देगा जवाब? कौन देगा? क्योंकि आप तो योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। आप एक बहसीते सोसाइटी कोलैप्सिंग, नॉट एज अ कंट्री। कंट्री तो आपने मेरे ख्याल में बनाई नहीं है ना कंट्री। अफसोस की बात मैं इसका कहूंगा, मुझे शर्म आती है कई दफा कहते हुए कि जिन लोगों को आज भी आप मुहाजिर मुहाजिर कहते हैं, कि कभी आप सोचा है आपने कि वो उनको बुलाया वहां से, आपने भारत से इंडिया से इधर बुलाया है, उनको क्या दिया है आपने? उनको पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, फिर नए सिरे से हर 76 साल बाद एक बच्चा उठता है लौंडा लपाड़ा टाइप, वो फिर कहना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी आप ये लोग स्लोगन था अभी भी, आज भी 76 साल के बाद जो हमारे अमीरुल मोमिनीन है, उनका नारा क्या था? छीन के लेंगे आजादी, मार के लेंगे आजादी, हाका मारा आजादी। यार कौन सी किस आजादी की बात कर रहे हैं? 76 साल पहले आजादी, वो क्या ड्रामा था? फिर अगर आज आजाद होना है तो वो क्या था फिर? ये नहीं कौन को बताते? ये जो आपके लौंडे लपाड़े ट्वीट के ऊपर बैठे हैं चीमा साहब, इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, इस्लाम की हिस्ट्री क्या है, इंसानियत क्या है, इनको पता ही नहीं है। ना इनको स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, ना इनको कोई और तालीम का इनका कोई सोर्स है, कोई इनका सोर्स नहीं। और ऊपर अपर क्लास है, उनके बच्चे तो पहले ही वो बाहर पढ़ते हैं, यहां तो पढ़ते ही नहीं। वो एचईसन से निकलते हैं सीधे बाहर जाते हैं लंदन, वो इधर नहीं पढ़ते। वो जाके वहां पे रोमन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ग्रीक हिस्ट्री पढ़ते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का उनको भी नहीं पता, और उनको उर्दू भी नहीं आती पूरे तरीके से। अब इस वक्त फैशन है आपका, मैं बता देता हूं इस वक्त आपके लाहौर इस्लामाबाद का फैशन क्या है। जहां जाना बात इंग्लिश में करनी। हर करप्ट आदमी जो है, उसके बच्चे इंग्लिश बोल रहे होंगे, साथ फिलिपीनी एक नैनी होगी। ये फैशन है। घर खांड रोटी ना हो, लेकिन वो फिलिपीनी जरानी जरूर रखनी बंदे दुकान वास्ते आवे कुकी साइड। तो जब आपकी दिस इज व्हाट द रूलिंग एलीट इज, तो आप देखें, मैं अगले दिन एक बात बल्कि करना चाह रहा हूं। वहां पे वो अमित शाह साहब ने 3 बिल जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश सेटअप उन्होंने अनाउंस कराए हैं। आपकी 19 जून का फैसला सेव किया हुआ था, जब मिनट असेंबली एक्सपायर्ड। हमारा जो ब्रिटिश रॉयल जज है, उन्होंने फौरन उसको फैसला। एक साइड पे चीमा साहब, उधर उधर क्या, उधर के उनकी प्रायोरिटीज क्या है और आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपकी डिवीजन है, हर डिपार्टमेंट के अंदर डिवीजन है, हर सिस्टम इज कोलैप्सिंग, एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग। और इससे पहले कि आपका डिफेंस कोलैप्स कर जाए, मैं कहता हूं अभी भी बच जाए आप बेहतर होगा। सिर्फ एक सिस्टम आपका है अभी जो चल रहा है मेरे ख्याल में, डिफेंस। लेकिन डिफेंस की भी हालत देख लेना कि अमित शाह की स्टेटमेंट आई है तो जवाब देते ना। या तो अगर आप कह रहे हैं कि सियासतदान कहते हैं आर्मी जवाब दे, तो आर्मी आईएसपीआर उनके खान साहब के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर तो फौरन वो स्टेटमेंटें देते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। इसकी स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? उनको चाहिए जवाब दे। लेकिन ये इसमें सीरियसनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये प्रायोरिटीज नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि इससे पहले कि आपका डिफेंस भी कोलैप्स कर जाए, मेरे ख्याल है सिस्टम को जो है वो रिफॉर्म तो नहीं है, उसको दोबारा नए सिरे से खोल के जोड़ने की जरूरत है। कौन को बताने की जरूरत है इस वक्त के व्हाट आर वेयर वी आर हेडिंग। तार साहब, आजकल एक दो चीज चली है कि 23 मार्च और 14 अगस्त को कभी परेड हुआ करती थी, कभी एक वो निकला करते थे। आज मैं देख रहा था कि इंडिया वाले फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और परेड कर रहे हैं। हमने वो परेड और वो सारा कुछ छोड़ दिया है। क्या आप समझते हैं कि
फाइनेंशियल प्रेशर है, या जैसे पीटीआई और वो जो फोर्सेस है जिन्होंने फौज को टारगेट करना शुरू कर दिया था, ये उनको जो है वो उसकी वजह से ये किए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है इससे भी जो है वो एक एक नेशनलिज्म बढ़ती थी, कौमियत बढ़ती थी, लेकिन 23 मार्च को भी नहीं हुई, विवान सदर में एक छोटी सी तकरीब कर ली, और 14 अगस्त को भी नहीं हुई, जबकि इंडिया वाले जो हैं वो तो फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। और वो इसको कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब 14 अगस्त वाले दिन, बल्कि मैं बताऊंगा 15 अगस्त के लिए तो यहाँ से कांग्रेसमैन उनके जत्थों के जत्थे जा रहे हैं भारत अपना अटेंड करने के लिए, उनकी 15 अगस्त की जो सेरेमनी है। हमारे फाइनेंशियली हो सकता है और सीरियसनेस नहीं है, और दूसरा है कि हो सकता है खौफ हो कि वहां पता नहीं कि वो गामा ना हो जाए, ये ना हो जाए, फला ना हो जाए। लेकिन इसमें चीमा साहब अफसोस है, इसमें मेरा ख्याल में तो बल्कि मैं इसमें ये कहूंगा कि इस वक्त तक आप पाकिस्तान में तो काफी हद तक खामोशी है, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी का देख लें। क्या मेरा मकसद है कि अपनी ही एम्बेसियों के सामने ऊपर चढ़ चढ़ के झंडे चला रहे हैं, अपने अपने झंडे लगा रहे हैं। लेकिन चीमा साहब आगे पूछने वाली बात यह है कि वेयर आर दे हेडिंग, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, कहां जा रहे हैं? हमारी अगली जनरेशन जो है वो क्या करेगी आगे? मेरा मकसद इस वक्त अगर देखा जाए आपका, तो ना बॉर्डर सेफ है, ना आपका लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, अंदर अदालतें भी नहीं चल रही हैं, इंडस्ट्री बंद है, बिजली नहीं है। बिजली आपने इतनी महंगी कर दी, कोई चीज आप मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। आपको पता है आपके किया के 4 शोरूम बंद हो चुके हैं पाकिस्तान में। किया इज रैपिंग अप, और ये सारी चीजें लोगों को पता है, आपके रूलिंग एलीट को बिल्कुल सारा पता है कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो मैं बल्कि आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर एक मुकाबला हो रहा है कि अपना सर्च इंजन अपना बनाए। $4 लाख उन्होंने उस पर इनाम रखा है, जो बनाएगा उसको पैसे दिए जाएंगे। वर्सेस हमारी कोई फोकस ही नहीं, किसी चीज पे कोई फोकस नहीं है। कोई इस वक्त 25 करोड़ जो लोग हैं, अगर मुझसे पूछें, सारे नाउम्मीद हैं, मायूस हैं। और मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में आगे आपको एंटी डिप्रेशन चीजें का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके मजीद हालात खराब होंगे। और इस सब चीजों के साथ जो हम जिसको एनालिसिस कर रहे हैं चीमा साहब, इस सब के साथ एक चीज होती है, सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मजीद खराब होगा। महंगाई, बेरोजगारी के साथ क्या होगा? डाके पड़ेंगे, रिश्वत के रेट बढ़ेंगे, पुलिस वालों की तो लॉटरी निकलेगी, अदालतों की तो जजों की तो लॉटरियां निकलेंगी, वो तो रेट बढ़ा देंगे अपने, क्योंकि डाके पड़ेंगे उसमें। और डाकू जो है वो फिर आपको घरों में घुस घुस के आपको लूटेंगे। फिर और क्या हो सकता है? इसके बाद यही होता है सोसाइटी जब कोलैप्स करती। सोमालिया में यही हो रहा है ना, सोमालिया है, नाइजर है, ये ममालिक में क्या होता है? इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, लोगों में घरों में घुस घुस के जो वो मारते हैं, और बड़े जो है वो अपने 10-10 गार्ड लेके फिरेंगे, बाकी जो बचे हैं वो भाग जाएंगे, लंदन मंदन अपने टोरंटो आ जाएंगे। क्योंकि चीमा साहब को पिक्चर को अच्छी हेल्दी नजर नहीं आ रही कि इसी चीज को तार साहब आगे लेके चलूंगा कि ये जो आज कल बल्कि पाकिस्तान के जो साबिक जो थे को बोलते हैं ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज, वो कह रहे हैं इलेक्शन फरवरी में होने हैं। तार साहब आपको नहीं लगता इससे मजीद गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी अगर इलेक्शन फरवरी में होते हैं? गो के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के वो जो कंसेंसस के बाद अब इलेक्टोरल रोल्स और डीलिमिटेशन तो होनी है, लेकिन आपको लगता है कि अगर फरवरी या मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होते हैं तो किस तरह की शक्ल देख रहे हैं? डॉलर तो आज ही तारड़ साहब 302 पे चला गया ओपन मार्केट में। चीमा साहब, राजा रियाज साहब तो पहले आपको पता ही है उनके पास कितना बड़ा मैंडेट है, कितने बड़े लीडर हैं वो, ये तो आपको सबको अंदाजा ही है, आपको उनकी स्पीच से नजर आता है अगर आप 1 मिनट के लिए देखें। लेकिन आप हमारे कपड़े हमारे झंडे पाड़ते हैं, हम आपके झंडे पाड़ेंगे। अच्छा, पुलिसी उनकी पुलिसियां बहुत तेज थी, इमरान खान की पुलिसियां वो बहुत तेज थी उनकी। मैं स्पीच सुनी है उसकी, मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाया उनके। तो उसमें चीमा साहब उनके कहने से क्या फर्क पड़ता, लेकिन इलेक्शन जल्दी होते नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि कुछ बहानों से, चीजों से, चाहे वो आपकी मर्दमशुमारी है उससे आगे ले जाएं या किसी और चीज से आगे ले जाएं। लेकिन मेरी नजर में, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, पाकिस्तान का हल जो है वो इलेक्शन नहीं है। आप कह रहे हैं ना इससे मायूसी और बढ़ेगी। मायूसी किस चीज की बढ़नी? किसी पार्टी के पास आपके मसाइल का हल मौजूद है? इकॉनमी, या तो बताए ना किसी ने। अगर टूटी फूटी, ये मैं तो इनको पार्टियां नहीं समझता सियासी, 3 पार्टियां हैं, इनका क्या मैंडेट है कि हम किस तरीके से
पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, हम किस तरीके से पाकिस्तान को अगली फेज में लेकर जाएंगे। कोई किसी ने अनाउंस किया है, अपनी पॉलिसी कौम के सामने रखी है? अगर वो हो तो फिर तो ठीक है, हम कहें जी नहीं, देखें जी बड़ी अच्छी बात है, तीनों पार्टियों के देखें प्लान, आपने प्लान पिक करने हैं ना। आप इलेक्शन में क्या होता है, आपको मैंडेट कौम का चाहिए होता है, कौम को देखना होता है कि कौम को हम आगे किस तरह लेके जाएंगे। किसी के पास कोई नहीं, ना पॉलिसी है, ना मैंडेट है, ना कुछ भी नहीं। तो ये हल नहीं है पाकिस्तान का। इकोनॉमिक इमरजेंसी आपका हल है, इकोनॉमिक इमरजेंसी। आपको एक इन डिटेल इंटेंसिव किस्म का एक आपको इकोनॉमिक प्लान की जरूरत है, और जो इन्फोर्स करे, बंदा उसके पास इख्तियार हो, इन्फोर्स करे उस चीज को सख्ती के साथ, सख्ती के साथ। लेकिन ये कि वो पार्टियां इसका, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे पाकिस्तान तो क्या हाल है, अमीरुल मोमिनीन आ जाए तो क्या हाल है, बिलावल साहब आ जाए तो क्या हाल है, उनका कोई हाल नहीं। तो फिर इलेक्शन इस चीज का तो हल ही नहीं। करप्शन का हल इलेक्शन तो नहीं देगा ना आपको, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट, इलेक्शन तो नहीं बढ़ा सकता ना, जब इनके पास प्लान ही नहीं है कोई। 13-14 पार्टियां तो अभी छोड़ के गई हैं, 16 महीने में इनकी परफॉर्मेंस देख लें तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या सोल्यूशन है इनका। दूसरी पार्टी जो आप इस वक्त जो अमीरुल मोमिनीन जेल में बैठे हैं, उनका 3.5 साल का रैकेट सामने आपके मौजूद है। तो ये लोग तो हल मौजूद ही नहीं है, ये तो इलेक्टेबल है, इधर उधर से इनका तो मीना बाजार लगा हुआ है, कभी उधर चले गए, कभी इधर आ गए, कभी उधर चले गए। ये इनको तो ये तो संती नुमाइश में फिर रहे हैं। तो ये हल नहीं है इनका, ये हल ही नहीं है। ये आपका हल जो है वो अकाउंटेबिलिटी और एक्सपोर्ट और आपकी इस वक्त इकोनॉमिक जो हालात हैं उसको किस तरह कंट्रोल करना है आप। और उसमें चीमा साहब, जब आपके बॉर्डर सेफ नहीं है, आप अफगानिस्तान को सही तरीके से डील नहीं कर रहे, भारत के साथ ट्रेड नहीं शुरू कर रहे, ईरान के साथ आप कंफ्यूज्ड हैं, आपके अंदर की लड़ाइयां अभी तक सीपैक की और आईएमएफ की नहीं खत्म हो रही हैं, तो फिर देखें, ये वैसे एक बड़ा सिग्नल है अगर देखा जाए। ये जो काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट है, इस पे कई लोगों ने इसके बारे में अपनी अपनी राय दी है, लेकिन ये कि इसमें जिस तरह जो वाहिद सामने चीज नजर आ रही है वो सीपैक नजर आ रहा है, उनका बलूचिस्तान से होना, और फिर उसमें नजर आ रहा है कि आपके जो एस्टेब्लिशमेंट है इज स्ट्रांग एंड दे वांटेड टू हैव देयर ओन पर्सन। तार साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, और वो ये है कि आप कह रहे हैं कि इसको देखते हुए, काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट को देखते हुए लगता है कि सी पैक और पाकिस्तान चाइना को अहमियत दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने तार साहब ईरान के साथ अपनी गैस पाइपलाइन की डील को जो सस्पेंड कर दी है, उन्होंने कह दिया हम आपसे गैस नहीं ले सकते, हमारे ऊपर अमरीकी प्रेशर है। बल्कि उन्होंने तो यानी फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया और उधर से कराची उनसे जाके सड़क का इफ्तिताह करा दिया है। तो आपको क्या लगता है इस चीज में कि हम अमेरिका के प्रेशर के अंदर तो मौजूद हैं, भले हम चाइना को सिग्नलिंग जो वो कर रहे हैं, इसके बारे क्या कहेंगे आप? चीमा साहब, कोशिश की जा रही है, दोनों साइडों से पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखेंगे इसमें कितनी कामयाबी होती है। यहाँ पे भी दौरे शुरू होने वाले हैं, अमेरिका के भी दौरे, उनके लिए चीजें अरेंज की जा रही हैं, लेकिन एक नाकाम कोशिश होगी दोनों साइडों पे, क्योंकि ये वो दौर नहीं है कि आप दोनों तरफ पे चलें। भारत के पास दे हैव लेवरेज टू डू इट, क्योंकि वो कर्जे नहीं मांगते, वो दे हैव, और दूसरा उनको पता है उनकी इंपॉर्टेंस ड्यू टू द इंडियन ओशंस, और क्योंकि ताइवान की वजह से उनकी इंपॉर्टेंस, और ट्रेड रूट चाइना का तेल सब जाना, तेल सारा इंडियन ओशन से होके जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस, और अमेरिका के अपने प्रॉब्लम जो है उनकी वजह से भारत कर सकता है बैलेंस चीजों को इधर उधर, रशिया के साथ मनूवर कर लेना, चाइना के साथ भी कभी उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के जो उनके प्लान चल रहे हैं, एक्सरसाइज जिस तरह मालाबार की इस वक्त एक्सरसाइज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। भारत has ability to do it, but you cannot duplicate the same policy, क्योंकि आप you are not financially strong and you have a political instability, हालात खराब है आपको करप्शन मारती जा रही है, और आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं, आप और वीक हैं, आपके पास सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, कभी एक मुल्क से पैसे मांगते हैं, कभी दूसरे से मांगते हैं, अपनी ड्रेनेज अभी तक अपनी ब्लीडिंग रोक नहीं पा रहे। तो आप इंडिया आप अगर भारत को देखकर ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइडों पे चलना, गेम करनी है, वो इस तरह नहीं होगी। अमेरिकन भी समझते हैं, अमेरिकन सबसे पहले तो ये बताऊं, आप इररेलेवेंट हो चुके हैं काबुल के बाद, बल्कि उनको गिले शिकवे आपके साथ के उनके फॉल ऑफ काबुल में आपका कंट्रीब्यूशन, और वो एक सिर्फ मैंने आपको बताया था, सिर्फ दो चीजों की वजह से आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, योर बॉर्डर विद चाइना एंड योर एटॉमिक पावर, अदरवाइज यू आर कंप्लीटली इररेलेवेंट। आप में और नेपाल बर्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये कि
आपकी रेलिवेंसी चाइना के साथ बॉर्डर की, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर की, और यू हैव एटॉमिक। अदरवाइज हो सकता है आपको वो सलाम पंजाब भी नहीं लेते, वो पंजाब फिर भी देखे ना, अमीरुल मोमिनीन तड़पते रहे 3.5 साल, वो जो बाइडेन ने कॉल ही नहीं की। ये तो आपकी रेलिवेंसी है। तो वो बात नहीं, आपको चाहिए आप चाइना के साथ ही रहें, क्योंकि चाइना को जरूरत है, क्योंकि इंडिया इज एन अमेरिकन कैंप ऑल द वे। तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप चाइना पे सिर्फ फोकस करें, क्यों, और सऊदी अरेबिया भी चाइना जा चुका है, क्योंकि सऊदी अरेबिया आपको सपोर्ट करता है। यूएई अब उसी साइड पे जा रहा है टुवर्ड्स चाइना, मिडल ईस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स चाइना। लेकिन ये कि आप कंफ्यूज रहते हैं, आप इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं चीजें, यही वजह है कि आप किसी तरह भी सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन ये कि जब तक आप अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे, यू वोंट बी एबल टू गेन एनी रिस्पेक्ट एनीवेयर मैटर। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, और अमेरिका ने तो इस हद तक कर दिया है कि अभी कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा पाकिस्तान नहीं आया, और हम ही जो जाके मुलाकात करते रहे, और बाइडेन साहब ने तो फ़ोन का जवाब भी नहीं दिया। सो लेट्स सी, बाकी प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन आपने सही कहा कि इंडिया बर्दाश्त कर सकता है, वो प्रेशर आप नहीं कर सकते। एनी हो, थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।